ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो अगेन ये क्लास 10 के लिए है। और क्लास 10 में जो फर्स्ट लेसन है लाइफ प्रोसेस, उसमें ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसमें 4 टॉपिक्स हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो और अन्य जो भी 3 टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो गया है, जैसे कि न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया है और ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड है आपका एक्सक्रीशन। ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और इस फर्स्ट लेसन में आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है रेस्पायरेशन, या इसको हिंदी में इसको बोला जाता है श्वसन। ओके, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा? रेस्पायरेशन को श्वसन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये श्वसन एक्चुअली देखिए, ये आपको अंडरस्टैंड करना कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी लाइफ प्रोसेस की मतलब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे इस लेसन को, तो इसका अर्थ ये है कि सभी जीवों में ये होता है। ठीक है, जो भी चाहे कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, सब रेस्पायरेशन करते हैं, सब में रेस्पिरेशन होता है। एक्चुअली देखिए इसमें लिखा गया है। देखिए, तो इसमें पहले आपको जानना है कि रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है। मान एग्जाम में पूछेगा, इसमें प्रश्न बन सकता है कि रेस्पायरेशन क्या है या श्वसन क्या है। तो एक्चुअली रेस्पायरेशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स क्या है आपको अंडरस्टैंड करना है। मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, मान लीजिए कि ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, मान लीजिए ये ह्यूमन बींग्स है और या कोई मान लीजिए प्लांट है, ठीक, सब सेल्स से बने होंगे। ठीक, इसकी भी बॉडी में ह्यूमन बींग बहुत सी सेल्स पाई जाती है, इसमें बहुत सी सेल्स पाई जाती है, और हर सेल को जीवित रहने के लिए उनको एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, तो मान ली ह्यूमन बींग्स है, ढेर सारी सेल्स हैं, कोई प्लांट है या कोई यूनिसेलुलर एनिमल है या प्लांट है। ठीक है, क्योंकि सब जितने भी जीव हैं वो सब सेल से बने हैं, और सब सेल से बने हैं तो सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि सेल में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या कैसे बनता है? सेल में जब फूड मटेरियल किसी सेल में पहुंचता है तो उसी से एनर्जी फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो जब सेल में एनर्जी बनेगी तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। ओके, इसे लिखा गया रेस्पिरेशन इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं, ठीक है, या एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पूरे बॉडी हमारे किसी कोई ऑर्गेनिज्म है उसके 100 सेल्स हैं, तो हर सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन होना है, तभी उसकी डिफरेंट टाइप के सेल्स की एक्टिविटीज होंगी। क्लियर? तो उस प्रोसेस मतलब एनर्जी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली रिलेटेड फूड से सेल में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने इसको एक इजी मेथड के द्वारा अंडरस्टैंड करने का प्रयास किया कि आप इसको इजीली समझिए। ये देखिए, ये फूड मान लीजिए कोई सेल है से, ठीक है, ये सेल के अंदर की प्रोसेस है। अब सेल में क्या हो रहा है? जो फूड मटेरियल पहुंच गया तो उससे एनर्जी बन रही है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट कि आपको ये डिफिनीशन लर्न करना है। ठीक है, श्वसन क्या है? जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करते हैं? अपने बॉडी में या बॉडी की सभी सेल्स में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? आफ्टर दैट फिर इसमें देखिएगा, अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दिया गया है। टाइप्स मतलब रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है। ठीक, तो एक है एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसका अर्थ क्या होता है? एरोबिक का अर्थ होता है, देखिए इसमें डिफरेंस आपको याद कर लेने हैं और इस डिफरेंस के बेस पे ही आपको लिख भी देना है। एरोबिक में क्या होगा कि इसमें मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी बनती है, और एनारोबिक में क्या होगा? दूसरा जो देखिए एरोबिक यहाँ पे मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी बनती है, और इसमें क्या होगा? लेस एनर्जी। दोनों रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब किसी जीव में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, किसी जीव में एनारोबिक होगा। मतलब से बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, सेल्स में एनर्जी बनने का जो फॉर्मेशन, एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है, उसी को बोला जाता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन अब कोई ऑर्गेनिज्म मान लीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, कोई भी मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म एरोबिक करता है, कोई एनारोबिक करता है, तो दोनों में एनर्जी ही बनेगी फूड मटेरियल से। लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है? मोर एनर्जी, इसमें अधिक एनर्जी बनती है, और इसमें क्या है? लेस एनर्जी बनेगी। फिर इसमें जो फूड मटेरियल से एनर्जी बननी है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और इसमें क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर? फिर देखेंगे यहाँ पे एरोबिक वाले में O2 की नीड होती है। देखिए एरोबिक मीन्स O2 की यहाँ नेसेसरी होता है। O2 मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे O2 की नीड नहीं होती है। क्लियर? फिर इसमें क्या बने? बाय प्रोडक्ट भी कुछ बनते हैं, CO2 और H2 इसमें बनता है। एनर्जी तो बनेगी फूड से, और उसके साथ क्या क्या बनेगा? CO2 भी बनेगा और H2O मीन्स वाटर भी बनेगा। इसके केस में देखिए क्या होगा? इसमें CO2 बनता है और इथाइल अल्कोहल नॉर्मली बनता है। क्लियर है? तो इसमें एनर्जी के साथ फूड मटेरियल से एनर्जी के साथ CO2 और H2O बनेगा, और इसमें फूड मटेरियल से एनर्जी के साथ क्या बनेगा? CO2 और इथाइल अल्कोहल। क्लियर है? आफ्टर दैट अब देखिए फिर अगला जो डिफरेंस दिया गया है। अच्छा, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अब एक्चुअली और ये होता है सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। एक्चुअली इसके लिए आपको सेल की स्ट्रक्चर जाननी है।
तो ये मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, तो सेल में यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस होता है बीच में, तो यहाँ पे और ये वाला जो पार्ट है, ये जो टोटल पार्ट है ये वाला, ये इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्लियर है? और साइटोप्लाज्म में ही मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो टोटल पार्ट है ये है साइटोप्लाज्म, ये वाला जो पार्ट है ये टोटल साइटोप्लाज्म है। ठीक, अब इसी साइटोप्लाज्म में ऐसे होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला पार्ट जो है ये वाला, ये है साइटोप्लाज्म, ये पूरा पार्ट। उसी में डिफरेंट टाइप के सॉलिड, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कहीं प्लास्टिड का, बहुत सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक, तो ये जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है, यहाँ पे पहले साइटोप्लाज्म में भी कुछ कंप्लीट होगा, इधर साइटोप्लाज्म में, और उसके साथ साथ कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पे जो एनारोबिक होगा ये क्या होगा? ये टेक्स प्लेस इन, ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस नहीं पाया जाता है, ये टोटल आपका साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। क्लियर है? आफ्टर दैट ठीक, देखिए, तो ये, और एक्चुअली इसके लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका रिएक्शन याद करना है। मान लीजिए कि पूछ दिया आपके एग्जाम में कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है या एनारोबिक कैसे होता है, तो ये डिफरेंस के बेस पे आप उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको रिएक्शन याद करनी है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? C6H12O6, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, देखिए C6H12O6 प्लस 6O2, और ये बनाता है CO2 H2 और एनर्जी। यहाँ पे देखिए मोर एनर्जी, अधिक एनर्जी बनती है। और एनारोबिक में क्या होगा? देखिए इथाइल अल्कोहल, CO2 बन रहा है और लेस एनर्जी बन रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करिए। एरोबिक रेस्पिरेशन का में ये लिखिए, एनारोबिक में ये रिएक्शन लिखिए, और जो डिफरेंसेस हैं इसके बेस पे आप लिख सकते हैं। आगे फिर इसमें देखेंगे स्टूडेंट। अच्छा, सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है? देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन का अर्थ है स्टूडेंट कि जब सेल में एनर्जी, सेल में फूड से जब एनर्जी बनेगी तो उसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग मतलब सांस लेने का प्रोसेस। मान लीजिए कि जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग यहाँ सांस लेते हैं, एक बार नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू हवा को अंदर लिया जाता है, फेफड़े में वो भरता है, और फिर उसके बाद एक बार बाहर निकाला जाता है। तो एयर को फेफड़े में फिल करना और फिर फेफड़े से एयर को आउट निकालना, इसी को बोला जाता है ब्रीदिंग। क्लियर है? ये आउटर प्रोसेस है। लेकिन फिर फेफड़े से ये क्या होगा? ये ऑक्सीजन जाएगा, ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिल के ऑक्सीजन जाएगा पूरे सेल्स में, ओके, और वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा, फूड से एनर्जी बनने में हेल्प करेगा, फूड से एनर्जी को बनाने में हेल्प करेगा। तो ये टोटल सेल के अंदर जो फूड से एनर्जी का बनने वाला प्रोसेस है वो बायोकेमिकल प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग मतलब क्या है? क्योंकि सेलुलर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की नीड होती है, तो ये इसीलिए हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। वाले हम लोग ने ऑक्सीजन लिया, ब्रीदिंग सांस लिया, फेफड़े में पहुंच गया, फिर अब फेफड़े से फिर ब्लड में आता है, ब्लड से मिल के फिर वो जाता है, पहुंचता है आपका पूरे बॉडी सेल्स में, और वहाँ पे फूड से एनर्जी बनने के प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक, तो ये ब्रीदिंग जो है आउटर प्रोसेस है। मतलब सिर्फ आपने पूरे एयर को फेफड़े में लिया और फेफड़े से फिर एयर को निकाला, तो ये ब्रीदिंग हो गई। और फिर ऑक्सीजन पहुँचता है सेल में, और जो प्रोसेस मतलब कि जो प्रोसेस फूड से एनर्जी बनने का होता है वो होगा बायोकेमिकल या सेल के अंदर वाला प्रोसेस। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि टोटल जब हम लोग ब्रीदिंग में सांस लेते हैं तो एक्चुअली होती है क्या, बाहर की जो टोटल एयर है, हवा है, वो जाती है फेफड़े में। ठीक है, जिसमें आपको मालूम है कि जो एयर ये डिफरेंट गैसेस का मिक्सर है, तो उसमें क्या होता है 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना होता है 78%। तो ये टोटल ये गैस फेफड़े तक पहुंचती है, लेकिन फेफड़े से ये ब्लड में सिर्फ ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर है? तो टोटल मतलब कि फेफड़े से फिर ऑक्सीजन वो ब्लड में मिलेगा और ऑक्सीजन फिर हर सेल में जाएगा। ओके, और ऐसे ही टोटल हमारे बॉडी की सेल्स में क्या होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है जो हमारे सेल्स में इसकी नीड नहीं है। तो ये सेल्स पूरी बॉडी की सेल्स इसको पूरे ब्लड में मिला देती हैं, और ब्लड से मिलकर ये फिर फेफड़े के पास आता है, और फेफड़े के थ्रू हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है? तो आप देखेंगे टोटल मतलब एक बार फेफड़े तक आ रही है टोटल एयर, और फिर फेफड़े से ऑक्सीजन ही सिर्फ जा रहा है ब्लड में, और ब्लड से में के थ्रू पहुंच जा रहा है पूरी बॉडी की सेल्स में। वहाँ वो फूड से एनर्जी बनने में हेल्प कर रहा है सेल में, और फिर फूड से एनर्जी तो बन ही रहा है, तो उसको कह दिया गया सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। और वहाँ पे CO2 भी बन रहा है, और ये CO2 क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर ये क्योंकि इसको किसी भी सेल में नीड नहीं है उसकी CO2 की, तो ये वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, तो सेल्स क्या करती हैं, पूरे जो CO2 बन रहा है उसको पुनः ब्लड में
में मिलाते हैं और ब्लड से फिर ये फेफड़े के पास आता है और फेफड़े के थ्रू जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा कि ब्रीदिंग और यहाँ पे आपको डिफरेंस याद करना है। तो ये टोटल ये जो वाला प्रोसेस होगा फिजिकल, ये हो गया बायोकेमिकल, ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसमें यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ O2 एंड CO2। यहाँ पे यूज किसका होगा? O2 का, और प्रोडक्शन किसका होगा? CO2 का, और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? फिर अकर्स आउटसाइड द सेल। अच्छा, ये ब्रीदिंग आउटसाइड सेल के आउटसाइड की प्रोसेस है, ऐसा नहीं तो ब्रीदिंग सेल के अंदर होता है। और यहाँ पे क्या है? अकर्स इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर वाली प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी नॉट रिलीज, यहाँ पे एनर्जी नहीं बनती है, यहाँ पे एनर्जी बनती है। क्लियर? फिर यहाँ पे देखिए ये फिगर आप बना सकते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ से देखिए टोटल एयर, ठीक है, टोटल एयर इस नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू यहाँ पहुँचेगा, फिर पूरे फेफड़े में भर जाएगा। ठीक है, पूरे फेफड़े में वाली एयर भर गया। अब यहीं से फिल होने के बाद यहाँ पे ब्लड की कैपिलरीज भी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से इसको समझिए, तो टोटल एयर यहाँ तक आया और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो छोटा छोटा मैंने यहाँ पे बना दिया है ऐसे इस तरीके से छोटा छोटा, ये हो गया एल्वेलाई। देखिए यहाँ पे एल्वेलाई, यहाँ पे नाम लिखा हुआ इधर एल्वेलाई। ठीक है, ये क्या करती है? सरफेस एरिया को पूरा बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन वो पहुँच जाता है यहाँ से। अब मान लीजिए कि यहाँ से ये ऑक्सीजन ये ब्लड में पहुँच गया। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पहुँच गया? ब्लड में। ठीक, और सरफेस एरिया किसने बढ़ाया? एल्वेलाई ने। एल्वेलाई ने बहुत अधिक सरफेस एरिया बढ़ा देता है कि मैक्सिमम एयर से जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिल पाए। अब ब्लड में मिल गया क्या? ऑक्सीजन। अब फिर ये कहाँ पहुँच जाता है? पूरे बॉडी की सेल्स में। सेल्स में क्या होगा? ये ऑक्सीजन पहुँचता है, फूड से एनर्जी बनाने में हेल्प करता है, फूड सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और इसी सेल में क्या बनता है? CO2। ठीक, अब CO2 मैंने बताया ये वेस्ट मटेरियल है। फिर CO2 ये सेल्स क्या करती है? ब्लड में मिला देती हैं। ब्लड से फिर ये फेफड़े के पास आता है, जब हम लोग सांस निकालते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। क्लियर? तो एक बार आप देख रहे हैं कि, और फिर से इस फिगर को मैं बनाता हूं। देखिए एक बार क्यों, मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन है, मान लीजिए नहीं होता ही है, क्यों? एक्चुअली एयर में तो 21% ऑक्सीजन है ही। ठीक, तो एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, बहुत सी गैसें हैं। टोटल एयर पहुँच गया कहाँ पर? फेफड़े में। और फेफड़े से या लंग्स से वो कहाँ पे जाएगा? ब्लड में मिलना है उसको। तो ब्लड में मिलने में हेल्प कर, देखिए यहाँ पे सर्कल स्ट्रक्चर से वो एल्वेलाई है। ये सरफेस एरिया, खूब अधिक सरफेस एरिया बना, जितना अधिक सरफेस एरिया रहेगा उतना अधिक ऑक्सीजन ये पहुँचेगा ब्लड में। ठीक है, अब ब्लड से ये कहाँ पे जाएगा? पूरा ऑक्सीजन सेल में। क्लियर? देखिए ऑक्सीजन अभी बाहर था, यहाँ पे बाहर से इधर से आया, ये इधर फेफड़ों के पास, फेफड़ों से फिर ब्लड में मिल गया, अब पहुँच गया कहाँ पे? वो सेल में। ठीक है, अब सेल में ये ऑक्सीजन फूड से एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। फिर यहाँ पे बनेगा CO2 सेल में, हर सेल में। फिर CO2 ब्लड में मिलेगा सेल से, फिर आएगा ये फेफड़े के पास, फेफड़े को फिर हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सपायरेशन। ठीक, तो उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। क्लियर है? फिर आगे देखिए ना, तो ये फिगर आप बनाएंगे, इसमें ये डायफ्राम होता है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ पुश किया रहता है दोनों फेफड़ों को। ठीक, जब ये भी एक्चुअली यहाँ पे रिब्स भी ऐसे होती हैं। रिब्स जो करती हैं, जो ब्रीदिंग के मेकानिज्म में हेल्प करती हैं। इसके लिए यहाँ पे ऐसे मसल्स, यहाँ पे बोन्स वगैरह होती हैं, ये बोन्स टोटल ये रिब्स कहलाती हैं। और ये रिब्स क्या कहती है? ये मतलब कि बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, बाहर और इनसाइड ऐसे गति करती रहती हैं, जिससे फेफड़े में हवा भरता रहता है, फिर निकलता है। और ये डायफ्राम जो है ये भी ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गति करता रहता है, जिससे मतलब फेफड़े में एयर को फिल करना और फिर फेफड़े से एयर को बाहर निकालने में ये मेकानिज्म कंप्लीट होता है। क्लियर? तो ये आप इस तरीके देखिए, यहाँ पे आप इसको फिगर को समझने के लिए देखिए, यहाँ पे आपने ये हो गया आपका, देखिए ये नोज हो गया, इसके थ्रू एयर मतलब इन हुआ, माउथ में आया, फिर नेसल कैविटी, फिर ये विंड पाइप, ये टोटल ये नली क्या है? ये यहाँ से नली विंड पाइप है। फिर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद देखिए, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए। और जब ये देखिए यहाँ पे इसका सिंगल नाम जो है स्टूडेंट, देखिए ये जो इसका सिंगल नाम है ये तो विंड पाइप है, लेकिन जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इस वाले को और इस वाले को भी, ठीक है, इसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंकस। और फिर इसको जब इसको भी देखेंगे तो ये भी बार बार डिवाइड हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा इसको क्लियर करें। देखिए
देखिए ये वाला सिंगल नली जो है, ये वाला, ये क्या है, विंड पाइप, क्लियर है। अब विंड पाइप दो पार्ट में से डिवाइड हो गए दोनों फेफड़े में जाने के लिए। तो ये वाला, ये मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों जो डिवाइड एक सिंगल विंड पाइप को डिवाइड होने के बाद ये दोनों ब्रांचेस हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। आफ्टर दैट फिर ये भी प्राइमरी ब्रोंकस फेफड़े के अंदर से डिवाइड होगा तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर ये भी डिवाइड होगा अंदर तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्रोंकस। और लास्ट में इसके टर्मिनल एंड में क्या होगा, ऐसे ऐसे मतलब कि इस तरीके से गुब्बारे ऐसी संरचनाएं होती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है, इसको बोलते हैं एल्विलाई, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिगर आप बनाइए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे आप रिब्स को इंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर। रिब्स के लिए मैंने क्या बताया, इस तरीके से आपको 12 पेयर रिब्स होती हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि इस तरीके से कर लीजिएगा, इस तरीके इधर बना लीजिएगा, इस इधर बना लीजिएगा, और इसको क्या लिखिएगा, रिब्स, RIBS, क्लियर। आफ्टर दैट फिर इसमें फिर ये सभी चीज़ें हैं एडिनोसिन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए क्लास 10 में, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मान लीजिए कि मैंने आपको बताया सेल, ये रेस्पिरेशन में होता क्या है स्टूडेंट, कि हर सेल में फूड से एनर्जी बनती है,